वेलकम है सभी का आज के सेशन में। और आज हमारी जो है वो एज ऑफ चौसर स्टार्ट हो रही है। एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन एज आपकी ख़त्म हो चुकी है और 1340 से 1400 तक का जो टाइम है वो आपका एज ऑफ चौसर कही जाती है। ठीक है, चौसर पहले ऐसे पोएट थे जिसमें उनके नाम पे पूरी एज को नाम दे दिया गया है ना, क्योंकि इनकी एज में बहुत सारा कुछ ट्रांजिशन हुआ था, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, बहुत सारी चीज़ें नई हुई थी उस बिहाफ से। और ये बहुत ही ग्रेट पोएट थे, तो उस बिहाफ से इनकी एज को एज ऑफ चौसर कहा जाता है। एज ऑफ चौसर का जो टाइम है वो आपका 1340 टू 1400 है, लेकिन चौसर की डेट ऑफ बर्थ ये सर्टेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के उनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। चलिए, तो कुछ क्वालिटीज़ थी एज ऑफ चौसर को एज ऑफ चौसर क्यों कहा गया, क्या चीज़ें हुई थी इस एज में, उसको समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे कि सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है एज ऑफ ट्रांजिशन। ये जो एज थी ये एज ऑफ ट्रांजिशन कही जाती थी। और क्यों कही जाती थी? क्योंकि मिडिवलिज्म वॉज डिपार्टिंग एंड मॉडर्निज्म वॉज डेवलपिंग स्लोली। मिडिल एंड वर्किंग क्लास वर ग्रोइंग रैपिडली। मिडवलिज्म जो है ये आपकी मिडिल एज जो है वो बैरन एज तक का, यानी आपकी एंग्लो नॉर्मन से बैरन एज तक की जो एज है इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। उसी में बीच में आपका एज ऑफ चौसर आता है। तो मिडलिज्म जो था वो डिपार्ट कर रहा था, जा रहा था, और मॉडर्निज्म जो था वो धीरे धीरे डेवलपिंग स्लोली, यानी धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था। मिडिल एंड वर्किंग क्लासेस वर ग्रोइंग रैपिडली। और अब क्या था, अभी तक क्या था, राजा और जितने एरिस्टोक्रेट्स होते थे वही हमको दिखाई देते थे ग्रो करते हुए, वही सत्ता में होते थे, वही डिसाइड करते थे कि सोसाइटी में क्या होना है, समाज में क्या होना है। लेकिन अब क्या था, मिडिल एंड वर्किंग क्लास जो थी वो रैपिडली ग्रो कर रही थी, चलती तेजी से उसका जो ग्रोथ था वो रैपिड हो रहा था। नेक्स्ट था ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट की जगह अगर मैं ये लिख दूं कि 100 ईयर वॉर, तो ये भी मतलब कहा जाएगा, ज़्यादा सही कहा जाएगा। नेशनल सेंटिमेंट कब आता है लोगों के अंदर, राष्ट्र की भावना कब आती है? जब उनको लगता है कि हाँ हमारा राष्ट्र जो है वो खतरे में है। तो इस एज में यानी एज ऑफ चौसर के अंदर ही हमारी 100 ईयर वॉर होती है। हालांकि ये वॉर जो थी वो 100 ईयर से ज़्यादा थी, लेकिन इस वॉर को हम 100 ईयर वॉर कहते हैं। द बिगनिंग ऑफ 100 ईयर वॉर, इंग्लैंड वॉज एट वॉर विद फ्रांस स्कॉटलैंड 1337 टू 1453। ठीक है, ये 1337 से 1453 तक चली थी आपकी 100 ईयर वॉर। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि 100 ईयर वॉर क्या 100 ईयर की थी? तो 100 ईयर वॉर 100 ईयर की नहीं थी, प्लस वो एज ऑफ चौसर में हुई थी। और तीसरी चीज़ है 1337 से 1453 तक का जो वो थी हमारी 100 ईयर वॉर चली थी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आ गई थी, इसमें प्लेग आ गया था आपके एज ऑफ चौसर में। प्लेग जो सबसे पहली बार आया था वो 1348 से 50 तक रहा था, 2 साल के लिए रहा था, लेकिन ये रिपीट हुआ था 62, 67 और 70 में। और कहा जाता है कि 1/4, ठीक है, 1/4 जनरेशन जो थी वो ब्लैक डेथ से मारी गई थी। अब ब्लैक डेथ से जब 1/4 जनरेशन मारी गई तो बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि कोई ज़्यादा लोग बचे नहीं थे, पादरी वगैरह बहुत ज़्यादा ब्लैक डेथ में मारे जा चुके थे, मर गए थे, क्योंकि प्लेग बीमारी जो है वो काले चूहे से हुई थी, इसलिए उसको प्लेग कहते हैं, उसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। द पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में। आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि एज ऑफ चौसर में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में रिचर्ड सेकंड के टाइम पर। और टाइलर्स रिबेलियन हुआ था, टाइलर ने रिबेल कर दिया था, और टाइलर के मरते ही ये जो पीजेंट रिवोल्ट था ये फिनिश हो गया था। नेक्स्ट है करप्शन इन चर्च में करप्शन स्टार्ट हो गया था, बहुत तेजी से करप्शन हो रहा था चर्च में, जिसकी वजह से जॉन विक्लिफ जो थे, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इनको हम कहते हैं, वॉइस अगेंस्ट द करप्शन, सबसे पहली बार जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो चर्च में करप्शन था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो विक्लिफ ने उठाई थी। ये रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट भी है जो कि आगे चल के होगा 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सब मॉर्निंग स्टार रिफॉर्मेशन इसीलिए विक्लिफ को कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने जो करप्शन हो रहा था चर्च में उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। द फॉलोअर्स ऑफ विक्लिफ वर कॉल्ड लोलार्ड्स। आगे जाके आपको ये वर्ड्स बार बार मिलेगा। लोलार्ड्स किसे कहते थे? जो फॉलोवर ऑफ विक्लिफ थे, विक्लिफ के बात को जो मानने वाले थे, उसके मत से जो सहमत थे, उनको हम लोलार्ड्स कहते थे।
अब शुरू हो जाती है आपकी एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर का मतलब है अब चौसर का बोर्न हुआ है 1340 में या 43 में, क्योंकि इसका कुछ सर्टेन नहीं है इसलिए मैंने दोनों लिख दिए 40 या 43 में, और 1400 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको पर्ल पोएट और गैवेन पोएट भी कहते हैं। ये देख लेते हैं, ये 3 राजाओं के नाम है, 3 मोनार्की थी जिनके बीच में ये रहे थे। एडवर्ड थर्ड के टाइम इनका जन्म हुआ था, रिचर्ड सेकंड के टाइम इन्होंने वर्क किया था, और हेनरी फोर्थ की मोनार्क के टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट पोएट टू ऑक्यूपाई द पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे, और ये पहले पोएट थे जिनको वेस्टमिनिस्टर एबे में एक पोएट्स कॉर्नर दिया गया था, यानी पोएट के नाम पर इनको वेस्टमिनिस्टर एबे में एक प्लेस दिया गया था। 3 पीरियड्स ऑफ चौसर्स लाइफ। चौसर के मतलब चौसर के जो टाइम स्पैन था या फिर जो उनकी लाइफ थी उनको 3 पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच पीरियड का जो सबसे फेमस वर्क है इनका रोमन डी ला रोज, जो कि इन्होंने ट्रांसलेट किया था, और बुक ऑफ डचेस इन्होंने लिखी थी मोनार्क की वाइफ को खुश करने के लिए। इटालियन पीरियड जो था, इटालियन पीरियड इनका, इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ बोकाचियो, पेट्रार्क एंड दाते, इसमें सबसे ज़्यादा जो इनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे बोकाचियो से और पेट्रार्क से। दाते से इतना प्रभावित नहीं थे लेकिन इनसे भी थे। और इस पीरियड का सबसे फेमस वर्क क्या है? द हाउस ऑफ फेम एंड पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। नेक्स्ट है द इंग्लिश पीरियड, और इंग्लिश पीरियड का जो सबसे फेमस वर्क है जो अभी तक का इनका माइल स्टोन माना जाता है वो है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। इनकम्प्लीट रह गया, हालांकि बोकाचियो के डेकामेरॉन से ये प्रभावित हुए थे कैंटरबरी टेल्स लिखने के लिए, लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के लास्ट ईयर्स में इसको स्टार्ट किया था और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थे तीनों पीरियड के कुछ फेमस वर्क जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। और यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्स में कुछ 5 पोएट्स के नाम लिखे हैं जो कि इस एज के डोमिनेटिंग पोएट्स थे, जैसे कि आपके जोफ्री चौसर हैं, विलियम लैंगलैंड हैं, जॉन विक्लिफ हैं। जॉन विक्लिफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली बार आपकी बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट जॉन विक्लिफ ने किया था। जॉन गोवर हैं और मैंडेविल हैं। ये 5 आपके इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं इस एज के। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको एज ऑफ चौसर समझ में आई होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।